कि एक्चुअली जो वर्जन्स है वो कैसे देखना होता है कि मेरा इंस्टेंस कौन से वर्जन पे है। तो देखो ये हमारा सर्विस नाउ का इंस्टेंस है, अभी आपके पास है आपका इंस्टेंस। हाँ है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप अपने सर्विस नाउ के इंस्टेंस पे, मेन इंस्टेंस पे आओगे, आप ऑल में जाओगे और स्टैट्स डॉट डू करोगे ना। तो ओके। स्टैट्स डॉट डू करोगे तो ये आपको इस पेज पे लेकर आता है जहां पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है आपके इंस्टेंस के बारे में। इट कैन बी Xanadu, अच्छा। ठीक है। यहाँ पर जैसे Xanadu मेरा वर्जन है, पुराने पे हूँ मैं अभी जानबूझ के इसे ओके। अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत काम हो रखा है इस पे ऑलरेडी, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एक्सेस करते हैं। इसमें बहुत सारी इंटीग्रेशंस बनी हुई हैं, तो इस चक्कर में मैं अभी इसको हटा नहीं रहा हूँ, वरना आई शुड गेट इन टू जूरिच, है ना। ओके। और दूसरा फिर क्या है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सर्विस नाउ ने जूरिच में लाके ना डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, तो वो मैं Xanadu में पढ़ा पा रहा हूँ, वरना नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है। ओके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बोला था कि जो मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइट। कि 1820 MB ऑफ मेमोरी इज देयर, एलोकेटेड है 882, इन यूज है 422, और जो फ्री इन। परसेंटेज है वो 52% है। और जो ये फ्री परसेंटेज होता है ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपका इंस्टेंस कितना फास्ट या कितना स्लो रहेगा एट द टाइम ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। तो जब भी ओके। ये आपका पहला इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। एंड नम्रता मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि वेन एवर यू आर, अब इसके आगे जो हमारी डॉक बनेगी, जो हमारा डॉक्यूमेंट चल हाँ। रहा है, वो ऐसे बनेगी कि जो भी चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यू विल रिपीट दैट थिंग एंड देन यू विल टेक द स्क्रीनशॉट। अब आप मेरे वाले से मत लेना स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्या है ना, जी जी अब आप ठीक है। यहाँ से सीख लिया, आपने समझ लिया, देन यू गो एंड यू हाँ। प्रैक्टिस द सेम थिंग एंड देन यू मेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। स्क्रीनशॉट। और पूरा ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे ही रहा हूँ, वो आप एक्चुअली उसमें से देख के लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। सही है। तो समझ में आया ना। तो यही हमारा पहला इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि अगर आपको किसी भी सर्विस नाउ का वर्जन चेक करना है कि कौन से वर्जन पे हो आप, तो आंसर इज ऑल में जाके स्टैट्स डॉट डू। ठीक है। स्क्रीनशॉट। जी। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ITIL के मेन प्रोसेसेस पे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड और फील्ड बाय फील्ड एक एक टेबल को एक्सप्लोर करेंगे। इंसिडेंट टेबल को एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले। तो जब भी हम किसी टेबल को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास टेबल में दो चीजें होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एक तो होता है उसका फॉर्म, एक होता है उसकी लिस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं ऑल में जाऊं और लिखूं यहाँ पर इंसिडेंट जी। और यहाँ पर जाकर मैं ऑल में चला जाऊं, तो आप देखोगे कि ये है मेरे मेरे पूरे सिस्टम में अभी 1271 टोटल इंसिडेंट्स हैं, जिसमें ये इस चीज को क्या कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, राइट। एक तरह का लिस्ट व्यू है, राइट। अभी अगर जी। इसी लिस्ट व्यू में से मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे क्लिक करूं और उसे ओपन कर लूं, तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा फॉर्म व्यू। फॉर्म। ठीक है। फॉर्म व्यू समझ में आ गया ना, लिस्ट व्यू क्या है, फॉर्म व्यू क्या है। हाँ। देखो क्या होता है जी जी। जब हमें एक से ज्यादा इंसिडेंट्स को एक साथ एनालाइज करना है, जैसे मान लो मेरे को एक से ज्यादा इंसिडेंट्स को एक साथ एनालाइज करना है, तो मैं हमेशा किस व्यू पे काम करूंगा, लिस्ट व्यू पे। और लिस्ट मुझे व्यू। एक ही इंसिडेंट के अंदर जाके उसकी डिटेल्स के थ्रू से एनालाइज करना है, तो मैं किस व्यू पे काम करूंगा, फॉर्म व्यू पे। फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब जो अभी हमने ये जो इंसिडेंट की लिस्ट ओपन करी, हमने ऑल में जाके इंसिडेंट टाइप किया, फिर हम इस इंसिडेंट एप्लीकेशन के अंदर गए और ऑल पे क्लिक किया। ठीक है। इसका एक और अच्छा तरीका है, और मैं ये कहूंगा कि रिकमेंडेड तरीका मैं कहूंगा उसे, क्योंकि जो हम डेवलपर लोग होते हैं हमको लेमन लैंग्वेज या लेमन आदमी की तरह नहीं चलना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा क्विक रहना है। ठीक है। क्योंकि अभी जैसे क्या है, अगर जी। आप यहाँ पर इंसिडेंट लिखोगे, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी इंसिडेंट आ रहा है, यहाँ भी इंसिडेंट आ रहा है, यहाँ भी। तो वी हैव टू थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, राइट। पर अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं ना इंसिडेंट करेक्ट। डॉट लिस्ट, तो ये मेरे को इसी लिस्ट पे दोबारा ले आएगा। ठीक है। तो फॉर ओके। डेवलपर्स आई ऑलवेज थिंक कि मैं डॉट लिस्ट वाला तरीका आप यूज करो उसको ओपन करने के लिए। या तो आप लिख सकते हो इंसिडेंट डॉट लिस्ट जैसा पहला लिखा था, या फिर इंसिडेंट डॉट लिस्ट हाँ। ऐसे। इससे क्या होगा, ये दूसरी टैब में ओपन हो जाएगा। कैपिटल लिस्ट कैप्स में। ओके। दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा और स्मॉल से वो सेम टैब में ओपन होएगा। ठीक है। जी। अच्छा, अभी एक चीज और समझने की है यहाँ पर, कि जो ये मैं डॉट लिस्ट करता हूँ, उससे पहले जो मैंने इंसिडेंट लिखा,
वो प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम है और चेंज के लिए चेंज है क्या? नहीं। चेंज है। असल में क्या है, नहीं। ये बैकएंड नेम है टेबल का। अब पता है क्या है, हर टेबल का एक बैकएंड नेम होता है सर्विस नाउ में। जैसे इंसिडेंट टेबल है, लकीली इंसिडेंट हाँ। टेबल का बैकएंड नेम भी क्या है? इंसिडेंट। इंसिडेंट। प्रॉब्लम टेबल, लकीली प्रॉब्लम टेबल का भी बैकएंड नेम क्या है? प्रॉब्लम। बट ओके। अगर मैं करूँ चेंज डॉट लिस्ट तो ये कुछ भी नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि चेंज टेबल का बैकएंड नेम चेंज नहीं है। चेंज टेबल का बैकएंड नेम है चेंज अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। समझे? तो ठीक है। चेंज हाँ। अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट लिस्ट करना पड़ेगा। तो अब आपके लिए एक मिलियन डॉलर सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि यार गौरव एक बात बताओ, ऐसे तो आप तो डेवलपर हो, आपने बता दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेबल का बैकएंड नेम क्या है? राइट? ये करेक्ट। हाँ। तो सबसे पहले ना ये इस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक टेबल का बैकएंड नेम आएगा कहाँ से और हमें समझ कहाँ से आएगा वो चीज़। ठीक है? तो जब भी आपको किसी टेबल का बैकएंड नेम नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप उस केस में पता है क्या करो, ऑल में जाओ, उसका नाम टाइप कर लो इंसिडेंट। ठीक है? और उसको पहले तो यूआई का यूज करके खोल लो लिस्ट को। जब आप लिस्ट को ओपन कर लोगे ठीक ना, है। तो यहाँ यूआरएल में देखना, ये देखो, ये रहा बैकएंड नेम। अच्छा, ये इंसिडेंट अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्टूड। डॉट डू से पहले जो भी है वो बैकएंड नेम है टेबल का। ठीक है? हाँ हाँ। अब अगर आपको मैं दिखाऊं, मान लो चेंज अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट लिस्ट करूं, तो आप देख सकते हो कि जब आप यहाँ यूआरएल में देखोगे तो दिस इज द बैकएंड नेम, चेंज अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ओके। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो हमारी यूजर टेबल जी। होती है, यूजर टेबल जिसमें हमारे सिस्टम के जितने भी यूजर्स हैं वो सब होते हैं। तो उसमें अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर, और मान लो मैं यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाता हूँ, यूजर्स एंड ग्रुप्स। ठीक है? देखो ये यूजर्स एंड ग्रुप्स में, यूजर्स में जाता हूँ, तो अब आप मुझे बता सकते हो यूजर टेबल का बैकएंड नेम क्या है? सीसी यूजर। हाँ, सीस अंडरस्कोर यूजर। एग्जैक्टली, सिस अंडरस्कोर यूजर। तो जो भी आप नेविगेशन करोगे ना टेबल में, उसका जो बैकएंड नेम है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है? एक बार के लिए आप उसको देख लो, और मतलब यूआई से नेविगेट करके उसका नाम देख लो, एंड देन मेक अ हैबिट ऑफ नेविगेशन थ्रू डॉट लिस्ट। ना डॉट लिस्ट करो डॉट। तो ज्यादा बेटर है। और इसी तरीके से ना आप डॉट लिस्ट के साथ साथ डॉट फॉर्म भी कर सकते हो। जैसे अगर आप करोगे ना इंसिडेंट डॉट फॉर्म, तो वो भी वर्क करता है। इंसिडेंट डॉट फॉर्म लिख सकते हो या इंसिडेंट डॉट फॉर्म लिख सकते हो, वो आपको एक ब्लैंक फॉर्म दे देगा इंसिडेंट। क्लियर है? इतना जी। समझ में आ गया ना कि कैसे हाँ। नेविगेशन करनी है। हालांकि बैकएंड नाम निकालने के लिए एक और मेथड भी है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बैकएंड नेम कैसे निकालते हैं टेबल का। ठीक है? ओके। क्लियर है इतना? जी क्लियर है। चलो हाँ। बढ़िया। तो अपन नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम इंसिडेंट टेबल के बारे में बात कर पाए। तो लेट्स गो टू इंसिडेंट फॉर्म एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है? तो दिस इज माय इंसिडेंट फॉर्म। वैसे इंसिडेंट टेबल के ऊपर 150-200 फील्ड्स होते होंगे लगभग। ठीक है? और पर इस फॉर्म पे हमने बहुत ही लिमिटेड फील्ड्स लाए हुए हैं। जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं वो बैकएंड में। ठीक है? उन जो ठीक। रिमेनिंग फील्ड्स जो बैकएंड में है, उनको कभी अगर फॉर्म पे लाने की जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें फॉर्म पे ले आते हैं। अगर नहीं जरूरत है तो हम उन्हें बैकएंड में ही रहने देते हैं। और अगर कोई भी ऐसा फील्ड है जो बैकएंड में है और उसको मैं देखना चाहता हूं पर मैं उसे फॉर्म पे नहीं लाना चाहता, तो मैं लिस्ट व्यू में जा सकता हूँ। ठीक है? कैसे करते हैं वो काम अभी ओके। अपन थोड़ी देर में सीखेंगे वो चीज। ठीक है? ठीक। चलो तो एक एक करके सारे फील्ड्स को समझते हैं। अब इसमें क्या है ना, नम्रता, देयर आर फ्यू फील्ड्स जो कि सर्विस नाउ के बनाए हुए फील्ड्स हैं, आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड है। कुछ फील्ड्स वो है जो मैंने अपने आप से बनाए हैं, कस्टम फील्ड्स हैं। तो हम यहाँ पर कस्टम फील्ड्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी हम आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम समझना चाह रहे हैं। कस्टम फील्ड्स हम मॉड्यूल 3 में समझेंगे। ठीक है? ओके। क्लियर? तो जो ये जैसे ये कॉलर्स ईमेल है, ये एक कस्टम फील्ड है, ये मैंने अपना कस्टम बनाया हुआ है। इसको आपको इग्नोर करना है। ऊपर से ये जो बटन है ना, क्रिएट अ क्लेम वाला, ये हाँ। भी एक कस्टम बटन है, इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है? क्योंकि ठीक आपको है। आपके इंस्टेंस में नहीं दिखाई देंगी ये चीजें। ठीक है?
बची हुई चीजों के ऊपर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या होता है बेसिकली? नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हमारे इंसिडेंट का। कभी भी किन्हीं दो इंसिडेंट्स का सेम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। कॉलर क्या है? कॉलर वो बंदा है जो उस इंसिडेंट से सफर कर रहा है। जैसे कल मैंने जो एग्जांपल दिया था, आपका मेल बॉक्स स्टॉप हो गया वर्क करना या बंद कर गया, तो उस केस में आप यानी कि नम्रता विल बिकम द कॉलर। कॉलर इज द विक्टिम ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। कैटेगरी बेसिकली ये डिफाइन करती है कि ये इंसिडेंट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कि कोई हार्डवेयर इशू आया है, कोई सॉफ्टवेयर इशू आया है, कोई ह्यूमन एरर इशू है, या कोई डेटाबेस है। ये ह्यूमन एरर कैटेगरी ना मैंने अपनी कस्टम बनाई हुई है, आपको नहीं मिलेगी ये आपके वाले में। कोई डेटाबेस इशू है, क्या है एग्जैक्टली। एंड डोंट वरी, कस्टम फील्ड बनाना, ड्रॉप डाउन में नए ऑप्शन ऐड करना, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 3 में, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली कैटेगरी क्या है इंसिडेंट की? सब कैटेगरी, कैटेगरी को थोड़ा और ज्यादा डिफाइन करने के लिए हम सब कैटेगरी का यूज करते हैं। कि अगर मान लो आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप हार्डवेयर की बात कर रहे हो, तो हार्डवेयर में किस चीज में प्रॉब्लम है, तो वो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो दैट इज सब कैटेगरी। सर्विस क्या कहलाती है? सर्विस बेसिकली ये कहलाती है कि अगर आपका कोई इंसिडेंट आया है, तो वो आपकी किस सर्विस को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल दूं, कि आप मान लो एक जोमेटो जैसी एप्लीकेशन हो, राइट। अगर कोई इंसिडेंट आता है जिससे आपकी जोमेटो की एप्लीकेशन बंद हो रही है, तो आपकी कौन सी सर्विसेज रुक जाएंगी? फूड डिलीवरी सर्विसेज रुक जाएंगी, ठीक है। तो सर्विस और सर्विस ऑफरिंग में यही चीज डलती है। सर्विस का मतलब कौन सी सर्विस इंपैक्ट हो रही है, सर्विस ऑफरिंग मतलब कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन सर्विसेज, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आइटम की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम ना एक एग्जैक्ट वैल्यू को मार्क करने वाला एंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपन ना ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास भी, आप और मैं दोनों एक सेम कंपनी में काम करते हैं, एंड देन हम दोनों को ग्रेजुअली कंपनी ने लैपटॉप्स असाइन कर रखे हैं। आपके पास भी एचपी का लैपटॉप है, मेरे पास भी एचपी का लैपटॉप है, ठीक है। पर आपका लैपटॉप एचपी में से देखो, और मॉडल वर्जन सब सेम है हम दोनों के लैपटॉप का, राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर लैपटॉप एंड माय लैपटॉप? द एसेट टैग, कि आपके लैपटॉप के ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो आपके नाम के साथ एसोसिएटेड है, और मेरे लैपटॉप पे जो टैग लगा है वो मेरे नाम के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो एक चीज समझने की हो गई यहाँ से, कि आपके लैपटॉप का मान लेते हैं आईडी है L001, है ना, और मेरे वाले का है L002। तो जब भी आप इंसिडेंट रेस करोगे, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आइटम बनेगा L001, जो कि एग्जैक्टली उस लैपटॉप को मार्क कर रहा है, उस प्रॉपर पर्टिकुलर डिवाइस को मार्क कर रहा है जिसके अंदर समस्या है। ओके, समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, आप अपनी कोई भी जो भी समस्या है उसको आप शॉर्ट में डिफाइन करते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसे इलेबोरेटेड फॉर्म में डिफाइन करना होता है, क्लियर है। राइट साइड में आता है जी। चैनल, कि आपने किस चैनल के थ्रू ये इंसिडेंट क्रिएट किया है, चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, वर्चुअल एजेंट, वॉक इन, क्या किया है, ठीक है। ठीक। ओके, अब इंसिडेंट में स्टेट की अगर बात करूं, तो नम्रता जो ये स्टेट होता है, ये बेसिकली हमारे इंसिडेंट की लाइफ साइकिल शो करता है। जब भी कोई इंसिडेंट नया अपीयर होगा हमारे इंसिडेंट रिकॉर्ड में, वो न्यू स्टेट में आएगा, ठीक है। जब वही इंसिडेंट पे कोई बंदा काम करने लग जाएगा, तो वही इन प्रोग्रेस में मूव हो जाता है, ठीक है। जब वही इंसिडेंट को किसी बंदे को, जैसे मान लो इंसिडेंट को सॉल्व करते वक्त मुझे आप जो कॉलर है वो उससे और जानकारी लेनी है प्रॉब्लम के बारे में, तो आई कैन पुट दैट इंसिडेंट ऑन होल्ड, स्टेटिंग द रीजन दैट आई वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉलर, सो अवेटिंग कॉलर, ठीक है। ओके। एंड डेफिनेटली अवेटिंग चेंज, अवेटिंग, अगर हमारे इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए चेंज की जरूरत पड़ रही है तो अवेटिंग चेंज, अगर हमारा इंसिडेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है तो अवेटिंग प्रॉब्लम, अगर हम अपने इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है तो अवेटिंग वेंडर। क्लियर है? क्लियर है ना इतना? जी जी हाँ। ओके, इसके बाद आता है इम्पैक्ट, अर्जेंसी और प्रायोरिटी।
तो ये जो इम्पैक्ट और अर्जेंसी होता है, ये बेसिकली ये शो करता है कि ये इम्पैक्ट क्या करेगा और इसकी कितनी अर्जेंसी है, ठीक है। अब इम्पैक्ट और अर्जेंसी से दोनों से मिलके बनती है प्रायोरिटी। आप इम्पैक्ट को बढ़ाओगे, देखो प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। अर्जेंसी को, इम्पैक्ट को, दोनों को बढ़ा दोगे, देखो प्रायोरिटी क्रिटिकल हो जाएगी। प्रायोरिटी तो क्रिटिकल हो बेसिकली गई। ये जो दोनों के दोनों पैरामीटर्स हैं, ये हमारी इंसिडेंट की प्रायोरिटी को कंट्रोल करते हैं कि इंसिडेंट को कितना जल्दी सॉल्व करने की आवश्यकता है, वो चीज, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट ग्रुप क्या होता है? असाइनमेंट ग्रुप वो पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो उस इंसिडेंट को सॉल्व कर रहा है या उसका ध्यान रख रहा है, ठीक है। और असाइन टू क्या होता है? असाइन टू वो स्पेसिफिक एजेंट या वो स्पेसिफिक बंदा होता है, इसी असाइनमेंट ग्रुप का एक बंदा जो आपके इंसिडेंट पे काम कर रहा है। जैसे मान लो आपको डेटाबेस का इशू आया, आपका इंसिडेंट डेटाबेस ग्रुप को असाइन हुआ, अब उस ग्रुप में से मान लो सुरेश, रमेश, सतीश कौन है जो आपका इंसिडेंट ओन कर रहा है वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए, करेक्ट है? समझ में आ गया ना? हाँ। चलो, अब अपन स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आते हैं तो हमारे को कुछ सेक्शंस देखने को मिलते हैं। ये कस्टम सेक्शन है, इस पर अपन ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नोट्स, सबसे पहला सेक्शन है नोट्स। नोट्स में बेसिकली वर्क नोट्स के बारे में हम बात करते हैं। वर्क नोट्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप जब भी कभी अमेजोन से डिलीवरी वगैरह मंगाते हो तो उस पर टाइम टू टाइम अपडेट्स होते रहते हैं कि पार्सल आपका यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से निकल गया, वहाँ पहुँच गया, वहाँ से निकल गया, यहाँ पहुँच गया, हाँ। नाउ इट इज़ आउट फॉर डिलीवरी। तो बेसिकली आपके पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे या इंसिडेंट पे किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है, दैट इज एक्चुअली नोटेड बाय द वर्क नोट्स। तो जो डेवलपर या जो एजेंट है जो इस इंसिडेंट पे काम कर रहा है, वो टाइमली जैसे जैसे इंसिडेंट पे प्रोग्रेस हो रही है तो दे कैन एक्चुअली पुट द प्रोग्रेस इन द वर्क नोट्स एंड द कस्टमर सेक्शन, लाइक एडिशनल कमेंट सेक्शन, जिससे कि जो हमारा कस्टमर है उसको पता रहे कि उसके टिकट को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उसको उसका सच में उस पर काम हो रहा है, राइट। और उस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, दैट दैट कैन बी एक्चुअली ट्रैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये जो वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट बेसिकली क्या होती है, या वॉच लिस्ट या वर्क नोट्स लिस्ट क्या होती है कि जैसे मान लो जिस जो कॉलर बंदा है वो तो ये देखेगा ही, राइट। उसके अलावा भी हो सकता है ना कि यार कोई, जैसे आपके कोई मैनेजर वैनेजर है जो किसी चीज पे कहते हैं कि एक काम करो, जैसे अपन को बोलते नहीं है मैनेजर कि मेरे को लूप में रखना, हाँ। मतलब मैनेजर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसकी नजर बनी रहे उस टिकट के ऊपर। नजर। वॉच लिस्ट या वर्क नोट लिस्ट में आप उसको ऐड कर दोगे तो जो नोटिफिकेशंस जाएंगे वो कॉलर के साथ साथ उस पर्टिकुलर बंदे के पास भी चले जाएंगे जो जिसको आपने नोट्स लिस्ट में रखा है, ठीक है। समझ में आ गया ना? डिफरेंस क्या है वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट इज फॉर द होल इंसिडेंट, वर्क नोट लिस्ट इज फॉर ओके, दिस नोट्स ओनली। ओनली नोट्स। हाँ, जैसे ओके। वर्क नोट लिस्ट में किसी को ऐड करोगे तो इट इज जस्ट फॉर द नोट्स, उसको पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, बट उसको वर्क नोट्स पे क्या अपडेट्स हो रही है वो नोट्स। पता चलेगा। वॉच लिस्ट का मतलब है भाई पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा उसे, ठीक है। रिलेटेड जी। रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं तो अगर ये इंसिडेंट किसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे आ जाता है। अगर ये इंसिडेंट किसी चेंज रिक्वेस्ट के द्वारा सॉल्व हो रहा है तो हम चेंज रिक्वेस्ट का नंबर यहाँ डाल देते हैं। अगर ये इंसिडेंट कोई चेंज इंप्लीमेंट करते वक्त किसी गलती की वजह से हुआ है तो कॉज्ड बाय चेंज में आ जाता है। ये जैसे ऐसा हो सकता है ना कि आप कोई चेंज डिप्लॉय कर रहे थे, कोई नया फीचर ऐड कर रहे थे, उसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से इंसिडेंट्स बन गया। भाई आप चेंज में क्या करते हो? चेंज में यही करते हो ना, कुछ कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कुछ करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। तो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करने में ये हो सकता है ना कि कोई गलती रह जाए जिसकी वजह से कोई समस्या आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉज्ड बाय चेंज। दोनों में अंतर समझ में आया ना? ये वाला चेंज जी। रिक्वेस्ट है हाँ। फॉर सॉल्विंग, और ये कॉज्ड सॉल्विंग। बाय चेंज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज जिसकी वजह से ये हुआ है। तो दोनों में ये अंतर है। पेरेंट इंसिडेंट और का मतलब आपको मैं वैसे ही समझा देता हूँ। कल जब हम वो अपना मेल बॉक्स वाला एग्जांपल पकड़ के बैठे थे तो उसमें आपको याद होगा, उसमें हम मैंने आपको बोला कि मान लो नम्रता आपको एक कंसर्न आया, आपको मिल गया इंसिडेंट 001, राइट। और फिर जो आपके बाद हाँ। लोग आए उनको मिल गया इंसिडेंट 002 से इंसिडेंट 002। 100, राइट। हाँ। तो जी। ऐसे केस में जब हमारे पास एक ही इशू पे मल्टीपल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, 100 200 500 1000 इंसिडेंट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले इंसिडेंट आया था ना 001 वाला,
उसको हम बाकियों का हाँ, पेरेंट बना देते हैं। अच्छा, अब आप ओके। पूछोगे ऐसा क्यों करते हैं? देखो क्या है, अगर मान लो सेम उसको इश्यूज। पेरेंट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जब समस्या सॉल्व होएगी तो मेरे को 500 अलग अलग रिकॉर्ड्स ओपन करके उन्हें वन बाय वन क्लोज करना पड़ेगा। पर जब हम किसी इंसिडेंट को बाकियों का पेरेंट बना देते हैं तो क्या होता है, अपने आप जैसे ही आप पेरेंट को क्लोज करोगे ना, चाइल्ड अपने आप क्लोज हो जाते हैं सारे। तो आपने 1000 इंसिडेंट आए आपके पास, आपने एक को पेरेंट बना दिया बाकी के 999 इंसिडेंट का। तो अब क्या होगा, बेसिकली जैसे ही कोई सोल्यूशन आपके हाथ लगा, आप बस उस पेरेंट को क्लोज कर दो, चाइल्ड अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो आपका बहुत सारा मैनुअल एफर्ट, मैनुअल लेबर बच गया इस केस में। क्लियर हो गया ना? जी। रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जब मान लो आपने कोई पर्टिकुलर चीज को सॉल्व कर लिया है, राइट, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को सॉल्व कर लिया, तो आपका जो रिजोल्यूशन है वो किस कैटेगरी में पड़ता है? वो कोई नोन एरर था, वो कोई चेंज से सॉल्व हुआ है, किसी प्रॉब्लम से सॉल्व हुआ है, आपने वर्क अराउंड सोल्यूशन दिया है या एक्चुअल सोल्यूशन दिया है, तो मतलब सोल्यूशन की क्या कैटेगरी थी वो आप रेजोल्यूशन कोड में मेंशन करते हो, और रेजोल्यूशन नोट्स में ओके। आपने क्या स्टेप्स लिया हो, एक डिटेल्ड प्रोसेस। क्योंकि जैसे मान लो आपके अलावा कोई दूसरा डेवलपर भी हो सकता है फ्यूचर में उस तरह के इंसिडेंट पे काम करे, तो उसके लिए कि भाई आपने एक्चुअली क्या स्टेप्स लिए टू सॉल्व दैट इंसिडेंट, तो दैट कैन बी समथिंग विच कम्स अंडर रेजोल्यूशन नोट्स। नोट्स। समझ में आ गया? रिजॉल्व बाय का मतलब आप समझ ही गए, किसने रिजॉल्व किया और कौन सी डेट पे रिजॉल्व किया। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है नॉलेज। क्या होता है, ये नॉलेज को अगर आप चेक कर दोगे ना, तो क्या होता है, जैसे अगर आप एक चीज समझना, मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंक्वायरी होती हैं, जो डे टू डे आती ही रहती हैं, एंड एज अ टीम वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट आवर एजेंट्स टाइम ऑन दोज इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो मैटरनिटी लीव पॉलिसी, ठीक है, तो ये तो ऐसी चीज हो गई ना कि कोई ना कोई रोज रोज की रोज आता ही रहेगा इस चीज को पूछने के लिए कि भाई मैटरनिटी पॉलिसी है, कितने वीक्स की छुट्टी है, क्या इंश्योरेंस सपोर्ट है, जी। राइट। तो ऐसे हाँ, हाँ। इंसिडेंट पे हम बार बार अपने एजेंट्स का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक बार जब ये इंसिडेंट आया तो इस नॉलेज को चेक करके हमने इंसिडेंट को सॉल्व कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो बेसिकली हमारा इंसिडेंट क्या बनाता है, एक नॉलेज बेस आर्टिकल बनाता है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जैसे हम फॉर एग्जांपल मैटरनिटी पॉलिसी की बात करूं, तो जब भी कोई बंदा मैटरनिटी पॉलिसी के लिए इंसिडेंट रेज करेगा ना, तो वो इंसिडेंट किसी एजेंट को असाइन नहीं होगा, वो उस बंदे को वो आर्टिकल दे देगा कि भाई ये पॉलिसी है, ये पढ़ लो इसमें से। तो ओके। इस केस में हम अपने एक ह्यूमन एजेंट का टाइम बचा ले रहे हैं, राइट, राइट। क्योंकि हमने उसको एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट दे दिया। और ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अगर क्रिएट करना है तो हम इस नॉलेज को क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं। तो जब भी आप इस नॉलेज को चेक रखोगे और अपना इंसिडेंट सॉल्व कर दोगे, तो जो भी सोल्यूशन है आपके इंसिडेंट का वो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक नॉलेज आर्टिकल की फॉर्म में बन जाएगा। आर्टिकल। और वो आर्टिकल हमारे यूजर को प्रोवाइड हो जाएगा वंस द सेम इशू कम्स अगेन इन फ्यूचर। ओके। पूरा फॉर्म मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको मुझे लगता है कि समझ में आया हो। हाँ, आ गए। तो एक काम करते हैं, ये फिल बाकी है, रिलेटेड सर्च। ये तो आप कुछ भी सर्च सर्च। करना चाहते हो, जैसे मान लो इंटरनेट, ओके, मतलब ओनली। कुछ भी। तो मतलब अगर कोई आपके उसमें, ये तो एक तरह का सर्च बार है, जैसे आपके इंसिडेंट में कोई जैसे नॉलेज है, ठीक है, तो मान लो आपने किया क्रिएट एन इंसिडेंट ऐसा करके कुछ, तो अभी तो क्या है, ये इंसिडेंट सेव्ड नहीं है तो ये, वरना आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ओके। मतलब जैसे, मीन्स ओनली रिलेटेड टू फॉर्म देगा वो रिजल्ट। हाँ मतलब आपके इंसिडेंट में क्या क्या चीजें रेज हो रखी है उसके हिसाब से देगा। ओके, ठीक ठीक है, है। हाँ तो ये चीज है, जी। समझ में आया? हाँ, हाँ, हाँ। चलो बढ़िया। तो एक काम करते हैं, प्रॉब्लम हाँ, फॉर्म को एक्सप्लोर कराते हैं, ठीक है, और आप करोगे प्रॉब्लम फॉर्म को एक्सप्लोर। ठीक है, मैं सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनूंगा आपका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये दोनों जो ये जो फील्ड्स है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं प्रॉब्लम में। कुछ कुछ फील्ड्स होंगे जो अलग होंगे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। बट हाँ। यू ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ दिस। जो भी चीज आपको लगे कि गौरव ये पढ़ा हुआ नहीं है, उसको स्किप करके बाकी की चीजें आप बताते जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जी। नंबर।
ओके, नंबर नंबर तो ये यूनिक नंबर होगा, एवरी प्रॉब्लम के लिए यूनिक नंबर जनरेट होगा। हम्म। ओरिजिनल टास्क ये नहीं पता, मतलब वी हम्म। कैन आगे बढ़ते जाओ। प्रीवियस। ओके, कैटेगरी कैटेगरी मतलब जो भी कैटेगरी होगी प्रॉब्लम की, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड। उसके बाद सब इफ वी सिलेक्ट दैट सब कैटेगरी, वहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है। सर्विस मतलब विच सेक्शन, कौन सा सर्विस होगा, सर्विस ऑफरिंग मतलब उस सेक्शन में कौन सा रिक्वेस्ट होगा, वी कैन सिलेक्ट दी मल्टीपल सर्विसेज इन दैट। configure item means particular, for example if we can configure one item, this if we select anything means इस नंबर के लिए वन आइटम कॉन्फ़िगर होगा। फॉर एग्जांपल असेट, हम जब असेट करते हैं तो कॉन्फ़िगर आइटम एक ही होता है, वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मीन्स वी कैन डिस्क्राइब हियर द प्रॉब्लम सेट विच मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्शन म्हणजे वी कैन डिटेल, डिटेल में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे बता सकते हैं। स्टेट, if we create a new problem then the state will be a new, हम जब इसे वर्क करने लगे तो इट विल बी इन प्रोग्रेस और क्लोज और रिजॉल्व। इम्पैक्ट एंड इमरजेंसी मीन्स ये प्रॉब्लम का स्टेटस बता सकते हैं, इस दोनों के ऊपर प्रायोरिटी डिसाइड हो सकती है। देर आर मल्टीपल मीन्स हम जब इम्पैक्ट क्रिटिकल इमरजेंसी क्रिटिकल कहते तो प्रायोरिटी विल भी हाई होगी। असाइनमेंट ग्रुप मतलब जिस ग्रुप के लिए असाइन होना चाहिए, असाइन टू मतलब उस ग्रुप में किस बंदे को, मीन्स पर्टिकुलर एम्प्लॉय को असाइन होना चाहिए। और उसके बाद सर्च लेटर, वी कैन सर्च एनीथिंग। नोट्स, नोट और वर्क प्लेस मतलब ये जो वर्क नोट हम टाइप करके सेंड करते हैं तो किसके लिए विजिबल होना चाहिए। वर्क नोट्स मीन्स एनी प्रोग्रेस ऑफ दैट इंसिडेंट, प्रोग्रेस यूजर यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स कर सकता है। एनालिसिस, रिजोल्यूशन इनको रिजॉल्व बाय मतलब कि किसने ये सॉल्व किया, रिजॉल्व डेट यहाँ है। पे कुछ नहीं है। फिक्स नोट्स मतलब यहाँ पे हम नोट्स डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अभी एक चीज समझ लेते हैं कि ओरिजिन टास्क हम्म, क्या थी। अगर आपको पता हो तो हम, मैंने आपको बताया था ना कि एक पर्टिकुलर पेरेंट इंसिडेंट होता है जिसको कि प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने बोला कि ओके, हाँ, इंसिडेंट को प्रॉब्लम में कन्वर्ट जी करते हैं। जी, तो वो वाली टास्क हम यहाँ डालते हैं हाँ, कि कौन सा इंसिडेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। ओके, वो ओरिजिन टास्क कहलाता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये ऊपर की जो पट्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम्म, बेसिकली प्रॉब्लम की लाइफ साइकिल है। ठीक है। कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ओके, तो वो न्यू स्टेट में आती है। ठीक है। और हाँ, उसके बाद एक एसेस स्टेट होती है, जिसका मतलब, एसेस का मतलब होता है एक तरह का असेसमेंट। अब असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक असेसमेंट तैयार करते हैं कि डज दिस हम्म, प्रॉब्लम रियली क्वालिफाइज टू बिकम अ प्रॉब्लम और नॉट, कि ये प्रॉब्लम ओके, है भी या नहीं है। करेक्ट। हम्म, तो ऐसे स्टेट में हम वो चीज करते हैं। नाउ थर्ड स्टेट इज रूट कॉज एनालिसिस। जब हमने ये फाइनली तय कर लिया कि दैट यस दिस दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, तो द थिंग मूव्स हम्म, टू रूट कॉज एनालिसिस स्टेट। राइट। रूट कॉज एनालिसिस स्टेट में हम बेसिकली कहते हैं ना, किसी भी समस्या की जड़ तक जाना और ये समझना कि भाई ये क्यों आई है। तो दैट कम्स अंडर रूट कॉज एनालिसिस स्टेट। राइट। जब हमारे को उसकी जड़ हम्म, समझ में आ गई है किसी समस्या की, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू बी इन द फिक्स। तो हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो दैट बाय नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हमारी फिक्स इन प्रोग्रेस। ठीक है। एंड वंस वो ठीक, समस्या सॉल्व हो जाती है तो हम उसे रिजॉल्व स्टेट में डाल देते हैं। और जो रिजॉल्व स्टेट है वो अपने आप थोड़े दिनों में क्लोज हो जाता है। और वो थोड़े दिन कितने दिन होंगे, वो हम अपने स्क्रिप्ट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया ना स्टेट। जी हाँ, ठीक है। अब देखो एनालिसिस इंफॉर्मेशन, जब आप रूट कॉज एनालिसिस कर रहे होगे तो उस एनालिसिस में आपको हम्म, क्या निकला। ठीक है। उसको आप एक एक नॉलेज आर्टिकल की फॉर्म में यहाँ ड्राफ्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई वर्क अराउंड सोल्यूशन है उसका, तो वो उसको आप यहाँ लिख सकते हो। और जो एक्चुअली रीजन था प्रॉब्लम का, उसे आप कॉज नोट्स में डाल सकते हो। ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन हम्म, में आप देख रहे हो किसने ओपन किया, किसने कंफर्म किया उसको ओपन, किया ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा। जी हाँ, अब इसी तरीके से हमारे पास तीसरा फॉर्म है चेंज फॉर्म, जो कि आप आज खुद से एक्सप्लोर करना। और
उसको समझना। अब जैसे मैं आपको बता दूं, चेंज फॉर्म में आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फील्ड मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको करना है चैट जीपीटी बेस्ट टूल है अभी, है ना, कि आप चैट जीपीटी ओके, करो, हाँ। उन चीजों को समझो, और फिर कल जब आप वापस आओगे तो आई विल डिस्कस द चेंज फॉर्म विद यू, और हम लोग चेंज फॉर्म डिस्कस करके आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी वहां पर चेंज फॉर्म में किसी भी फील्ड को हुँ, समझने में, तो उसे रेक्टिफाई कर लेंगे कल। ओके, ठीक आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या, कि मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन चल है। रहा है? जी, नहीं आ रही, आ रही। चलो बढ़िया। तो हमारा इंसिडेंट फॉर्म और प्रॉब्लम फॉर्म हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, करेक्ट। अब बात हाँ। करते हैं थोड़ा सा लिस्ट के बारे में, कि भाई लिस्ट क्या होती है, या लिस्ट पे कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हुँ, तो मैं वापस से आपको इंसिडेंट लिस्ट में ले जाता हूँ, और आप लिस्ट में चल के देखना कि कैसे वो चीजें फंक्शन करती हैं। वैसे तो ये मैकबुक है, तो इस चक्कर में ये अवॉइड करता है, नॉइस कैंसिलेशन है इसके अंदर, बट कंस्ट्रक्शन की आवाज़ बहुत तेज है। हाँ, नहीं मुझे कुछ दिक्कत नहीं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, जो ये हमारा फॉर्म है, लिस्ट। सॉरी ओके। लिस्ट है, इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जो हमारे सर्विस नाउ के सारे फील्ड्स होते हैं, वो सारे फील्ड्स हमारे हुँ, फॉर्म पर नहीं होते, राइट। उनमें से कुछ कुछ फील्ड्स को हम फॉर्म पे लाके एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा है कि आपको ना कोई भी चीज फॉर्म पे नहीं लानी, तो मैंने आपको ये कहा था कि आप उसे लिस्ट पे लाके एनालाइज कर सकते हो। हुँ, तो वो चीज कैसे करते हैं, वो चीज अपन वहां से इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, वो क्या करेंगे अपन उसमें, ये देखिए, इस चीज को हम कहते हैं, ये जो गेयर आइकन है राइट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं लिस्ट ओके, पर्सनलाइजेशन, इसको हम लिस्ट पर्सनलाइजेशन बोलते हैं। तो देखो, जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, ये सारे फील्ड्स हमारे इंसिडेंट के टोटल फील्ड्स हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड ओके, साइड में आपको दिख रहे हैं, ये वो फील्ड्स हैं जो अभी 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 आपके लिए विजिबल है। तो अगर आपको लगता है ना कि हाँ, आपको कोई से भी फील्ड को एनालिसिस करनी है विदाउट ब्रिंगिंग दैट फील्ड टू द फॉर्म, you can actually take that field from left hand side and you can drag it to right hand side, and उस फील्ड की पोजीशन को ऊपर और नीचे मूव करने के लिए आप इन एरोज का यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, हुँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को ये रिजॉल्व डेट लेनी थी, तो मैंने मान लो ओके कर दिया। तो देखो, जो आप देख रहे हो ये रिजॉल्व डेट मेरे पास यहाँ आ गई। तो ऑल दो ये हुँ, थी तो बैकग्राउंड में, लेकिन मैं इसको कहाँ ले आया, लिस्ट पे ले आया टू एनालाइज इट। लिस्ट में। ठीक है, तो ओके, हुँ, without even looking at that and without even taking that to the form, आप उसको लिस्ट पे लाके भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज हुँ, बहुत ही हार्ड तरीके से अंडरलाइन करने की है, क्या, कि जब भी आप किसी चीज को फॉर्म पे लाओगे ना, जब भी आप किसी चीज को फॉर्म पे हाँ, लाओगे, वो एक ग्लोबल चेंज होगा। जैसे अगर आपने कोई भी चीज को फॉर्म पे लाके ऐड कर दिया, तो आपकी पूरी टीम को हुँ, वही वाला फॉर्म दिखेगा, वो चेंज जो है वो पूरी टीम को दिखाई देंगे। लेकिन जो ओके, चीज को आप लिस्ट पर्सनलाइजेशन के थ्रू लाओगे, वो आपके लिए लोकल है। हुँ, ये जो रिजॉल्ट चीज है, ये आपके टीममेट को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको दिख रहा है। ओके, तो जो लिस्ट पर्सनलाइजेशन होता है वो लोकल होता है, और जो फॉर्म पर्सनलाइजेशन होता है वो ग्लोबल होता है। तो लिस्ट पर्सनलाइज, जब भी कोई चीज है, कुछ भी एनालिसिस करनी है, हमेशा गो टू पाथ क्या है हमारा, कि हम लिस्ट के थ्रू करें रेदर देन फॉर्म। फॉर्म पे हम कोई फील्ड सिर्फ तभी लाते हैं जब हमें हमारे अपर मैनेजमेंट से इस तरह की स्टोरी आती है कि भाई आपको ये फॉर्म पे लेके आना है, ठीक है। ओके। क्लियर है ना, क्लियर हो गया? जी हाँ, क्लियर है। बढ़िया। अच्छा, अभी ना लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो ना इसके अंदर थोड़ा हमें सर्चिंग सॉर्टिंग करना आना चाहिए, कि भाई एक लिस्ट के अंदर से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हुँ, मान लेते हैं, मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, कि जैसे मान लो कि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ हुँ, मुझे वो सारे इंसिडेंट देखने हैं जिनके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं टेस्ट वर्ड यूज हो रहा हो। तो आप क्या करोगे, स्टार टेस्ट और एंटर। जैसे ही आप ये करते हो तो क्या होगा, हुँ, बेसिकली आप ऊपर देख सकते हो ये क्वेरी बनाता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंटेन्स टेस्ट। तो किसी भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ओके, कहीं पर भी टेस्ट वर्ड आ रहा होगा ना, वो उसको कंसीडर कर लेगा। देखो, ये देखो बिगिनिंग में आ रहा है टेस्ट, इवन टेस्टिंग में भी टेस्ट, टेस्ट आ रहा है, तो उसको भी इसने कंसीडर किया है।
ओके। और ये चीज सिर्फ आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ ही नहीं, आप किसी भी फील्ड के साथ कर सकते हो। जैसे कॉलर में आपको मान लो बिल, बिल आप BILL सर्च करोगे तो बिली काउले आ जाएगा। ARR सर्च करोगे तो एरन आ जाएगा। एरर। ओके। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पर STAR करोगे ना, देखो, तो देखो एरन भी आ जाएगा यहाँ। ठीक है, करेक्ट। तो ये कंटेंस सर्च है। ठीक है, तो अब बेसिकली आपकी सर्च क्या कहती है कि आपको अभी यहाँ पर ये 14 इंसिडेंट वो वाले मिल रहे हैं जिनके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं टेस्ट लिखा हुआ है, और जिनका कॉलर का जो नाम है उसमें कहीं ना कहीं ARR आ रहा है। तो इस तरीके की सर्चेस परफॉर्म करने के लिए आप स्टार स्टार के साथ अपना कीवर्ड लिख सकते हो। ठीक है, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे स्टार के बिना टेस्ट लिख दूं तो क्या होगा? तो ये सिर्फ वो वाली चीजें कंसीडर करेगा जो स्टार्ट हो रही हैं टेस्ट वर्ड से। ओके। आप ऊपर क्वेरी देखोगे तो वो भी कह रहा है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्टार्ट्स विद टेस्ट। स्टार्ट विद टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी। बढ़िया। अच्छा, अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको टेस्ट इक्वल टू टेस्ट कर दूं तो देखो क्या होता है। तो ये सिर्फ वो वाला शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उठाएगा जो एग्जैक्टली टेस्ट है, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ये देखो, है ना? करेक्ट। And all this star, बिना स्टार एंड इक्वल टू फंक्शनैलिटी विल वर्क फाइन फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। सो आप ये फंक्शनैलिटी सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तक सीमित नहीं है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी फील्ड के ऊपर। सबके लिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सर्च द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ना, सर्च के अलावा एक होता है लाइक एंड डिसलाइक इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना यहाँ आए, आपने कहा कि ये जो बंदा है ना एबल ट्यूटर, मेरे को इस एबल ट्यूटर बंदे के सारे इंसिडेंट्स देखने, मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट देखने हैं जहां पर कॉलर एबल ट्यूटर है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पर लिख दो एबल, है ना, और आप एंटर करोगे तो वो एबल ट्यूटर को ले आएगा अपने आप ही। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस एबल ट्यूटर पे आके राइट क्लिक करो और करो शो मैचिंग। तो जैसे आप शो मैचिंग करोगे तो इट्स गोइंग टू ब्रिंग अप ऑल द इंसिडेंट वेयर कॉलर इज एबल ट्यूटर। टेबल। ठीक है, और इवन अगर आप देखोगे तो ये उस क्वेरी में भी वो क्या बिल्ड करके दे रहा है, इक्वल टू एबल ट्यूटर, राइट? तो वो एग्जैक्टली एग्जैक्ट मैच ढूंढता है उसका। ठीक है, इवन अगर आप मान लो आप कह रहे हो कि आपको ना एक आपको इंसिडेंट्स देखने हैं जो कि एम्प्टी ना हो, जहां पे कॉलर एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, एम्प्टी वाली वैल्यू को फिल्टर आउट करना चाहोगे तो राइट क्लिक करो और फिल्टर आउट। फिल्टर तो आउट। जैसे आप फिल्टर आउट करते हो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्प्टी वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो हट जाएंगे। एम्प्टी आउट, फिल्टर आउट। अभी आपको लग रहा होगा कि ये आ रहा है ना। आ रहा है, लेकिन ये ऐसा एक्चुअली कॉलर एम्प्टी नहीं है, वो कॉलर का डिस्प्ले नेम एम्प्टी है, इसलिए वो आपको दिख रहा है। ओके। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या समस्या है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो, जो ठीक है। कॉलर्स आते हैं हमारे, वो कौन सी टेबल से आते हैं, यूजर टेबल से आते हैं। जैसे मान लो ये जो यूजर आईडी है, अगर मान लो कोई बंदा है, कोई है जिसको नहीं पता सर्विस नाउ क्या है, उसने देखो ये यूजर आईडी को अगर ब्लैंक छोड़ दिया ना, तो कॉलर तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसकी डिस्प्ले वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। तो इसलिए वो चीज ब्लैंक यहाँ पे दिखाई देगी। समझ में आ गया? ओके। ये कह रहा हूँ मैं। हम्म। तो ये वो वाले कॉलर्स आ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। हाँ। तो ऐसे हम लाइक्स एंड डिसलाइक यानी शो मैचिंग और फिल्टर आउट करते हैं। यहाँ से हम लिस्ट पर्सनलाइजेशन करते हैं, और स्टार, बिना स्टार और इक्वल टू, ये तीन इक्वल सर्चिंग टू। कैपेबिलिटीज हमारे पास है जिनका हम यूज कर रहे हैं इंसिडेंट्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो हमारे पास इन सबसे बेटर एक और अवेलेबल ऑप्शन है फॉर डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, वो क्या है, फिल्टर। कि अगर मैं आपको कहूँ कि नम्रता मेरे को ना सारे प्रायोरिटी 1 इंसिडेंट जो कि इन प्रोग्रेस है और जहां पर कॉलर एबल ट्यूटर है, तीनों कंडीशंस के साथ मेरे को चाहिए एक ही बारी में, तो आप क्या है, बार बार सर्च करने से बेटर है यहाँ पर आओ, फिल्टर पे क्लिक करो, आप करोगे क्या, कॉलर इज एबल ट्यूटर, तो लिख दो एबल ट्यूटर। सिर्फ एबल लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, पर एबल ट्यूटर लिख देते हैं। एंड मान लो आपने बोला कि मान लो क्या, प्रायोरिटी 1 चाहिए, तो प्रायोरिटी ले ली, प्रायोरिटी इज 1, सॉरी 1, एंड
स्टेट क्या होनी चाहिए? इन प्रोग्रेस। मैंने कहा ये इन प्रोग्रेस होना चाहिए, तो स्टेट इज इन प्रोग्रेस। लो मैंने रन कर दिया। अब अगर कोई से भी ऐसा रिकॉर्ड होगा तो वो आ जाएगा, देखो ये आ गया। तो आप देख सकते हो कॉलर एबल ओके। ट्यूटर है यहाँ पर, है ना, और स्टेट इन प्रोग्रेस है यहाँ पर, है ना। इन प्रोग्रेस। और प्रायोरिटी अगर आप देखोगे तो प्रायोरिटी भी लगभग देखो प्रायोरिटी 1 क्रिटिकल, है हाँ। ना। तो इस तरीके से आप फिल्टर का इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकते हो। और एंड और क्या है बेसिकली? ये लॉजिकल एंड लॉजिकल और है। एंड का मतलब है यू हैव टू फुलफिल ऑल द कंडीशन साइमल्टेनियसली। और का मतलब आपको पता होना चाहिए आइदर दिस और दिस, वन ऑफ द टू। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्चिंग एंड प्लेइंग विद द लिस्ट। अब आप पता है यहाँ पर आपका असाइनमेंट नंबर 1 है आज के लिए। ऑब्वियसली जो डॉक बनाने वाला असाइनमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आपको आज 2 असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। पहला असाइनमेंट है कि आपको चेंज फॉर्म एक्सप्लोर करना है यूजिंग चैट जीपीटी और योर फेवरेट एआई टूल। ठीक है। चेंज फॉर्म एक्सप्लोर करना, चेंज फॉर्म की एक एक डिटेल मुझे कल चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज जी। जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा वो ये है कि आप जो ये फिल्टर, ये जो गेम अभी हमने खेला है फिल्टर से इंफॉर्मेशन को सर्च करने वाला, ये ही सेम गेम आप इंसिडेंट के अलावा प्रॉब्लम, चेंज, यूजर, इन टेबल्स पे प्ले करके देखो खुद से इससे, है ना। कि ठीक आपने खुद से है। अपने दिमाग में सोचा, कोई सिनेरियो सोचा और उस सिनेरियो से रिलेटेड डेटा निकाल के देखो इस फिल्टर से। ट्राई टू यूज द मैक्सिमम फंक्शनैलिटी, ट्राई टू यूज कि कैसे शो मैचिंग यूज करेंगे यहाँ, ट्राई टू यूज फिल्टर आउट, ट्राई टू यूज स्टार, ट्राई टू यूज इक्वल टू, ट्राई टू यूज फिल्टर कंडीशन। ठीक है। तो आप जब ऐसे प्ले ठीक। करोगे इस चीज से तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा चीजों का ऑलरेडी। क्लियर है ना? क्लियर। क्लियर हो गया ना? ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ बाकी है समझ नहीं आया। नहीं समझ नहीं। बहुत सही है। लेट मी ओपन द करिकुलम। बहुत टाइम हो गया, क्या है ना, ये मेरा नया लैपटॉप है तो अब मेरे पास ये बहुत पहले क्या है, तो पुराना लैपटॉप से करा करता था मैं। तो मैं क्या है एक बार करिकुलम भी आपके साथ ओपन कर लूंगा तो आपको पता रहेगा कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ रन हो रहा है। मुझे असाइनमेंट में जब हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाओ तो फिर स्क्रीनशॉट ऐड करके एक एक फील्ड एक्सप्लेन कर दो, हाँ इंसिडेंट डेफिनेटली। और हाँ प्रॉब्लम के हाँ, लिए। ओके। यही करना है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ना मतलब असाइनमेंट है तो मैंने बोल दिया कि भाई असाइनमेंट है आप करो, आप मैक्सिमम ट्राई करो अपना, अपनी तरफ से। पूरा हो गया बहुत जी। अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं आपको हेल्प करूंगा वहां पर। बट क्या है ना, ये चीज लिखने से, ट्रस्ट मी, जब आप इंटरव्यू के लिए, मैं देखता हूँ लोग बाग जो भी जैसे इंटरव्यू देते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इंटरव्यू के लिए क्या है? कि भाई अब 3 घंटे बचे हैं इंटरव्यू में, क्या करूं ऐसा, क्या ऐसा चीज कर लूं जो ना मेरे को हेल्प करे, है ना, इंटरव्यू में मैं सक्सीड कर पाऊं जिसकी हेल्प से। ठीक है। ये देखो ये हमारा करिकुलम है जिसके अकॉर्डिंग हम अभी चल रहे हैं। तो हम ऑलरेडी अपना व्हाट इज सर्विस नाउ पढ़ चुके हैं। ठीक है। वाई वी यूज सर्विस नाउ डेफिनेटली, और कौन कौन लोग हैं जो सर्विस नाउ यूज करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर यूज हुआ है वो हमने पढ़ लिया। आईटीएल फाउंडेशंस को हमने पढ़ लिया, और प्लेटफॉर्म के अंदर नेविगेशंस कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया। सर्विस नाउ के रिलीजेस और वर्जन्स के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब लास्ट टॉपिक रह गया है हेल्पफुल पोर्टल्स। ठीक है। तो हेल्पफुल पोर्टल्स के अंदर बेसिकली क्या है नम्रता, जैसे ये जो स्क्रीन हम देख रहे हैं अभी, दिस इज अ बैक एंड स्क्रीन ऑफ सर्विस नाउ। जबकि फ्रंट एंड कैसा दिखता है? ऐसा, जो हमारे एंड यूजर को दिखता है। तो हमारे एंड यूजर को जो स्क्रीन है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। या तो ऐसा दिखेगा, दिस इज द ओल्डर पोर्टल ऑफ सर्विस नाउ। जो नया पोर्टल है उसको ये लोग एम्प्लॉय सर्विस सेंटर कहते हैं, ईएससी। तो आप अपनी यूआरएल में ईएससी अपेंड करोगे तो आपको ये नए पोर्टल पे लेके जाएगा। ये नया पोर्टल है, ये लोग अभी अभी लेकर आए। क्या काम ओके। आते हैं ये पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टल्स
आपको कोई भी एम्प्लॉयर रिलेटेड सर्विस चाहिए, आपको कोई इंसिडेंट रेज करना है, कोई प्रॉब्लम रेज करनी है, कोई रिक्वेस्ट रेज करनी है, कोई लैपटॉप मंगाना है, कोई हेडफोन मंगाना है, या स्टैंडिंग डेस्क ऑर्डर करनी है, या आपका लैपटॉप खराब हो गया, कुछ चल नहीं रहा, तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। समझ में आया? सो दीज आर कॉल्ड एज हेल्पफुल पोर्टल्स। ठीक है, हेल्पफुल पोर्टल्स फ्रॉम द एंड यूजर्स परस्पेक्टिव। जबकि बीइंग अ डेवलपर हमारा हेल्पफुल पोर्टल क्या है? ये वाला developer.servicenow.com, क्योंकि हमें यहीं पे अपना सारा इंस्टेंस मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, राइट? तो हमारे लिए हेल्पफुल पोर्टल developer.servicenow.com है, जबकि हमारे एंड यूजर्स के लिए ये एम्प्लॉय सर्विस सेंटर और सर्विस पोर्टल है। ठीक है, और यही यही पोर्टल मैं आपको जब बता रहा था ना, आपने बताया था एंगुलर का, हाँ। तो ये होता है कि जैसे मान लो अगर एंगुलर, ये पूरा पोर्टल जो आप देख रहे हो, ये पूरा एंगुलर से ही बना हुआ है। हाँ। तो जब भी आप पोर्टल पे, अगर आपको आगे चल के मास्टरी करनी है और आप पोर्टल मास्टरी करोगे, तो आप एक सर्विस पोर्टल इंजीनियर बनोगे, जिसपे आपको ये पोर्टल्स बनाने होंगे। ये पूरा पोर्टल या तो स्क्रैच से डिजाइन करोगे, या तो जो बना हुआ पोर्टल है उसके ऊपर एनहांसमेंट्स करोगे। ठीक है, समझ में आया ना? जी। तो दिस वाज द एंड ऑफ आवर यू नो फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड मॉड्यूल, विच इज डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स, ओके। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ।